नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता हूं, जो दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है, जो दुनिया में मेरे हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को दिखाता है। दुनिया को युद्ध के माहौल से निजात दिलाने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने के सबसे सही राजनेता माने जा रहे हैं, ऐसा मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर का मानना है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने यूएन की मदद से कमीशन बनाने की बात कही है, जो दुनिया में युद्ध विराम पर काम करे, दुनिया में शांति का विस्तार करे। मैक्सिको के राष्ट्रपति चाहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कमीशन से जुड़े। पीएम मोदी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाएं। इस अंतर्राष्ट्रीय कमीशन के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देश में कोरोना का कहर है, देश पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर है, हर आदमी रोजी रोटी के संकट का सामना कर रहा है। इन सबके बीच खास लोगों के घरों से निकलने वाले नोटों से पहाड़ हर किसी को हैरान कर रहे हैं। अभी अभी कोलकाता से कैश कांड की तस्वीरें देश ने देखी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के मंत्री की काली कमाई का मायालोक पूरे देश और दुनिया ने देखा। अब महाराष्ट्र के जालना में नोट ही नोट मिल रहे हैं। स्टील और स्ट्रेट के कारोबारी की काली कमाई देखकर देश दंग है। करोड़ों का कैश, करोड़ों की बेनामी संपत्ति का सच आज आपके सामने भी रखूंगा। चीन अब साफ शब्दों में कह रहा है कि चीन ताकत के दम पर ताइवान पर कब्जा करेगा। चीन ताइवान में अब अपने अधिकारियों और सेना को रखेगा। ताइवान के चारों तरफ 4 दिन चले युद्ध अभ्यास के बाद चीन ने श्वेत पत्र जारी कर दिया है। चीन के श्वेत पत्र ने कैसे माहौल बिगाड़ दिया है, इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया में युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। चीन ताइवान एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। कभी भी चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। वहीं इजराइल फिलिस्तीन में संघर्ष तेज हो गया है। अजरबैजान आर्मेनिया में टकराव के हालात बने हुए हैं। यह बात पूरी दुनिया को पता है। खूनी संघर्ष की पूरी दुनिया की परेशानी लगातार बढ़ाता है। शांति के लिए कोई ठोस पहल नहीं करता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि युद्ध के माहौल में शांति की सबसे बड़ी पहल कर रहे हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका चाहते हैं। विश्व शांति के लिए कमीशन बने, जिसमें दुनिया के 3 बड़े देशों की शख्सियत शामिल हो। इसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम। जरा सोचिए
कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग हो रही है। पीएम मोदी देंगे दुनिया को शांति संदेश। युद्ध रोकने के लिए बनेगा कमीशन। पीएम मोदी होंगे कमीशन का हिस्सा। युद्ध के खिलाफ बड़ा जागरूकता अभियान। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दुनिया में शांति का विस्तार चाहते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद से युद्ध के खिलाफ बड़ा जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं, क्योंकि आज की ग्लोबल दुनिया में युद्ध और युद्ध से पहले होने वाले नुकसान से हर देश परेशान है। बावजूद इसके दुनिया में युद्ध का खतरा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी देश कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। 6 महीने होने वाले हैं। युद्ध लगातार जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा है। कोरोना महामारी के बाद से जब पूरी दुनिया अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी में थी, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते रूस यूक्रेन की चपेट में पूरी दुनिया आ गई। दुनिया के बाजार की पूरी व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। आपूर्ति चेन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई देशों में अन्न संकट गहराता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आज कई देशों में भुखमरी की हालत है। दुनिया के तमाम देश गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई हर छोटे बड़े देश को परेशान कर रही है। बावजूद इसके रूस यूक्रेन में युद्ध लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के कई प्रयास हुए। दोनों देशों को समझाने के लिए कई वैश्विक नेताओं ने पहल की, लेकिन बात नहीं बनी। आज की तारीख में तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास भी नहीं दिख रहे। तो इधर चीन ताइवान सीमा पर तनातनी बढ़ती ही जा रही है। चीन ताइवान सीमा पर बम बारूद के धमाके पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। न जाने कब युद्ध शुरू हो जाए। सैन्य अभ्यास के नाम पर एक दूसरे को धौंस दिखा रही चीन और ताइवान की सेना को पता नहीं कब एक दूसरे से भिड़ना पड़े। पता सबको है, चीन और ताइवान युद्ध में उलझे तो आर्थिक चोट सबको लगेगी। छोटे से टापू देश का संकट पूरी दुनिया की मुसीबत बढ़ा सकता है। कोरोना की मार से उभर रही अर्थव्यवस्था को फिर नीचे धकेल सकता है। कोरोना की वजह से पहले ही ऑटो से लेकर स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज तक चिप शॉर्टेज से परेशान है। ताइवान के हालात बिगड़ने पर यह संकट और गंभीर हो सकता है, क्योंकि ये छोटा सा देश सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की फैक्ट्री है। ताइवान के युद्ध में उलझने का मतलब होगा दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका। इसके साथ साथ युद्ध चीन की विशाल अर्थव्यवस्था को झकझोर देगा। चीन की अर्थव्यवस्था के हिलने का मतलब होगा पूरी दुनिया पर गंभीर आर्थिक संकट। बावजूद इसके दोनों देशों को समझाने की बजाय युद्ध भड़काने के प्रयास ज्यादा तेज हैं। ऐसे ही तनातनी वाले माहौल दुनिया के कई हिस्सों में तेज होते जा रहे हैं। इसी नाजुक दौर में इजराइल फिलिस्तीन के बीच विवाद एक बार फिर गहराता दिखा। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी में आसमान से बम बरसाया, जिसके चलते बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच खूनी टकराव फिर देखने को मिला। अजरबैजान ने ड्रोन से आर्मेनिया के कई इलाकों में बमबारी की।
नारगोनो काराबाग के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध वाले हालात बने हुए हैं। कई हिस्से में खूनी संघर्ष जारी है। दुनिया पर गहराते युद्ध के बादल हर किसी को परेशान कर रहे हैं। देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही हैं। गंभीर मानवीय संकट गहराया हुआ है। इस दिशा में एक बड़ी पहल करने की तैयारी दिख रही है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास में जुट गए हैं। इसके लिए वे दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को नकारते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका देख रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर ने दुनिया भर में युद्ध रोकने के लिए एक कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाने वाले इस कमीशन के लिए ओब्रेडोर ने दुनिया की 3 बड़ी हस्तियों को चुना है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पोप फ्रांसिस और यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का नाम शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की। दोनों की आपसी बातचीत से झगड़ा खत्म करने की सलाह दी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह की सधी हुई प्रतिक्रिया भारत की तरफ से दी जाती रही है, शायद यही बात मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर को भा गई। प्रधानमंत्री मोदी ओब्रेडोर की पहली पसंद बने। ओब्रेडोर अपने इस वैश्विक शांति प्रयास के लिए यूनाइटेड नेशंस में लिखित प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया के सामने अपनी बात रखी है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया इस बारे में जानकारी फैलाने में हमारी मदद करेगा। कमीशन का लक्ष्य होगा विश्व शांति को बढ़ावा देना। कमीशन दुनिया भर में युद्ध को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेगा और कम से कम 5 साल के लिए एक शांति समझौता करेगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर की नज़र दुनिया में जारी युद्ध और युद्ध जैसे बन रहे हालात पर है। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो चीन ताइवान तनातनी हो, हर जगह जारी खूनी संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट को जन्म दे रहे हैं। ऐसे नाजुक दौर में मैक्सिको के राष्ट्रपति अपने प्रस्तावित कमीशन की बड़ी भूमिका देख रहे हैं। कमीशन के शांति प्रयास को सफल बनाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत को सबसे अच्छा ऑप्शन मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब मैं आपको मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर के बारे में बताना चाहता हूं। करीब 68 साल के ओब्रेडोर खुद बहुत दमदार शख्सियत हैं। मैक्सिको के मजे हुए वामपंथी राजनेता हैं। विश्व शांति कमीशन के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद बन रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। मैं राष्ट्रपति ओब्रेडोर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैक्सिको में एमलो के नाम से लोकप्रिय हैं। वामपंथी विचारधारा के राजनेता हैं। साल 2018 में मैक्सिको के राष्ट्रपति वो चुने गए। 30 मिलियन वोट से ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की थी। गरीबी हटाओ और ड्रग्स संबंधी हिंसा पर रोक के वादे पर चुनाव जीता था। 6 साल के लिए ये चुने जाते हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति। लोपेज ओब्रेडोर साल 2024 तक मैक्सिको के राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति ओब्रेडोर ने मिड टर्म रेफरंडम में यह करवा दिया था। चुनाव में जनता से पूछा क्या उन्हें अब अपने पद पर बना रहना चाहिए। ओब्रेडोर ने जनता से साफ शब्दों में कहा उन्हें लगता है कि 4 साल में वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। ना तो गरीबी कम हुई है, ना ड्रग्स संबंधी हिंसा पर घटी है। राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए पहली बार किसी ने चुनाव करवाया। मैक्सिको के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ओब्रेडोर ने ऐसा ऐतिहासिक लोकतंत्र जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए काम किया है। विरोधियों ने इसे मध्यवर्ती चुनाव को देश पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला बताया। इस पर राष्ट्रपति ओब्रेडोर का क्या कहना था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हमें इस चुनाव में भाग लेना होगा। लोकतंत्र को मैक्सिको की आदत में शुमार करना होगा, क्योंकि ये किसी भी ऐसी शख्सियत को रोकेगा जिन्हें लगता है कि उनके पास सारी सत्ता है। कोई ना भूले, जनता शासन करती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से मैक्सिको के प्रधानमंत्री किस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इस चुनाव में भी ओब्रेडोर ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। ऐसी दमदार शख्सियत हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर, जो तस्वीरें के जरिए भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझिए कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। कोरोना महामारी के दौरान
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की गई। मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे। इस रेस में मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर दूसरे नंबर पर रहे हैं और यही वजह है कि युद्ध रोकने के लिए, विश्व शांति के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति, मैं आपको पिछले 2 सर्वों की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 बने हुए हैं। जी हां, ये अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म है द मॉर्निंग कंसल्ट के जनवरी 2022 के सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया। सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% रही। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर की रेटिंग 66% रही। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर दूसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं इटली के प्रधानमंत्री मारियो की रेटिंग 60% रही। अमेरिकी राष्ट्रपति 6ठे नंबर पर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 13वीं पोजीशन पर रहे। आप अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सर्वे में नंबर 1 बने रहे। वहीं मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। द मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर रहे। मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर की रेटिंग करीब 63% थी। इटली के प्रधानमंत्री मारियो की रेटिंग करीब 54% थी। पिछली बार की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में 6% का इजाफा हुआ, जबकि मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर की रेटिंग 3% खसी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी नंबर 1 बने रहे। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है कि हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया में भी उनकी जबरदस्त रेटिंग देखने को मिली है। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान में एक बार फिर से कोरोना का कहर जारी है। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे का स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो नोटों के पहाड़ का खुलासा हो गया। 7 दिनों तक चली इस छापेमारी में करीब 55 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। करीब 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति का भी पता चला। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जलाना में जो कैश मिला वो किसी की निजी कमाई नहीं थी, वो टैक्स चोरी का पैसा था, मतलब ब्लैक का पैसा। अब से कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से पैसा मिला था। उससे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से पैसा मिला। इतना पैसा इनके पास आता कहां से है? डिपार्टमेंट पहले से क्यों अलर्ट नहीं रहता? कैसे इन लोगों की काली कमाई के लिए मौका मिल जाता है और जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी करता है, मगर उससे पहले कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। और इस तरीके की कार्रवाई पर कई बार सवाल भी उठने लगते हैं। पैसा, पैसा और पैसा। इतना पैसा, कितना पैसा? यकीन मानिए, पैसों की इस ढेरी को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल होगा कि आखिर कहां से आया इतना पैसा और इन पैसों का मालिक कौन है। तो चलिए आपको बताते हैं इन पैसों की पूरी कहानी। तस्वीर महाराष्ट्र के जालना की है, जहां आयकर विभाग की टीम ने स्टील कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी की और ये नोटों के इन बंडलों को जब्त किया।
बिजनेस ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। कैश गिनते गिनते कुछ कर्मचारियों की तबीयत भी खराब हो गई। छापेमारी की ये पूरी कार्रवाई बहुत आसान नहीं थी। आईटी विभाग की टीम को कामयाबी हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस छापेमारी में कैश के अलावा और क्या क्या मिला। 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति, रेड में 58 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सोने के आभूषण, 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती, कुल 35 थैलियों में नोटों के बंडल रखे थे। पैसा इतना कि उसे गिनने में 13 घंटे लगे। पैसों की गिनती में कुल 10 से 12 मशीनें लगी। छापेमारी में 260 अधिकारियों को बुलाया गया। नासिक, पुणे, ठाणे और मुंबई से बुलाए गए अधिकारी। छापेमारी की इस कार्रवाई की कहानी पूरी फिल्मी है। आईटी विभाग की टीम की प्लानिंग की जरा भी किसी को भनक नहीं लगी। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर आयकर विभाग की टीम एक्टिव हुई, लेकिन टीम किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यहीं से शुरू हुई छापेमारी की प्लानिंग। कुल मिलाकर छापेमारी की बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई। रेड की खबर लीक ना हो, इस वजह से टीम में नासिक, पुणे, ठाणे और मुंबई के 260 अधिकारियों को शामिल किया गया। सभी ने अपने अपने वाहनों पर दूल्हे और दुल्हन के काल्पनिक नाम के स्टिकर लगाए। यहां तक कि कार पर दुल्हन हम ले जाएंगे का स्टिकर भी लगाया गया, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि ये गाड़ियां किसी शादी में जा रही हैं। कुल मिलाकर इस महारेड अभियान में आयकर विभाग के 260 अफसर और कर्मचारी शामिल थे, जो 120 से ज्यादा गाड़ियों में आए थे। इस ऑपरेशन को एक ही समय में 5 अलग अलग टीमों ने अंजाम दिया। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक एसआरजे स्टील, कालिका स्टील, एक कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंसर विमल राज बोरा, डीलर प्रदीप बोरा के फैक्ट्री, घर और दफ्तरों पर 1 से 7 अगस्त तक यह कार्रवाई की गई। हालांकि आयकर विभाग की टीम को शुरुआती जांच में कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाद में जालना से 10 किलोमीटर दूर कारोबारी के एक फार्म हाउस पर जब कार्रवाई की गई, तो यहां एक अलमारी के नीचे, बेड के अंदर और एक अन्य अलमारी में थैलों में रखे नोटों के बंडल मिले। इन नोटों को एक बैंक की लोकल ब्रांच में ले जाकर गिना गया। इन्हें गिनने में 10 से 12 मशीनें लगी। कपड़े की थैलियों में नोटों के बंडल रखे गए थे। आपको बता दें कि हाल के दिनों में ये पहला मामला नहीं है जहां अकूत मात्रा में कैश मिले हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में एक करोड़पति क्लर्क के घर छापा मारकर ब्लैक मनी का भंडाफोड़ किया गया था। तो वहीं कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की कथित करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों कैश बरामद किए गए थे। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है, ऐसे लोगों पर ना तो नोटबंदी का कोई असर हुआ और न ही काले धन के खिलाफ बनाए गए कानून का खौफ देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। दूसरी लहर के जख्म अभी सूखे भी नहीं, तीसरी लहर लोगों को परेशान कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली हो या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, हर तरफ से कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं, जिससे साफ है कि महानगरों में कोरोना तेजी से एक बार फिर से फैल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोरोना किसी का सगा नहीं है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपको छोड़ेगा नहीं। लिहाजा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वक्त वक्त पर हाथ धोते रहें, तभी कोरोना को हम मात दे पाएंगे। क्योंकि कोरोना में एक बार फिर से तेजी से रफ्तार पकड़ ली है।
देश में कोरोना का खतरा फिर बढ़ रहा है। कोविड के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, नोएडा से तमाम राज्यों में कोरोना की रफ्तार अब डरा रही है। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,299 केस मिले हैं। इतना ही नहीं, देश में एक्टिव केस भी 1,25,076 हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 4.58% हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 2,146 केस मिले हैं, जबकि 8 लोगों की जान कोरोना से गई है। ये करीब 180 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 13 फरवरी को राजधानी में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई थी। उधर मुंबई में भी 24 घंटे में 800 से ज्यादा केस मिले हैं। देखिए, वायरल इन्फेक्शन से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप स्कूल बंद नहीं कर सकते, आप मिलना जुलना बंद नहीं कर सकते। थोड़ा सा कॉशियस रहें। मान लीजिए किसी को फीवर स्टार्ट हुआ है, किसी को कोई रैश हुआ है, उसके पास ना जाएं। जैसे मैंने आपको बताया, हैंड फुट माउथ डिजीज टच से फैलती है। अगर आप पेशेंट के पास नहीं जाते, अगर आप स्कूल में एक ही डेस्क शेयर करते हैं, तो थोड़ा अपने आप से दूर रखें, तो ये बच सकते हैं इससे। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,42,45,732 हो गई है। वहीं सबसे ज्यादा तेजी से केस राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, जहां लगातार 10वें दिन मरीज की संख्या 2,000 के पार रही। वहीं संक्रमण दर में पिछले एक हफ्ते के अंदर 5% के आसपास बनी हुई है, जो खतरे का संकेत है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी भी कोविड के ज्यादा मरीजों के हल्के लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं और अस्पताल में कम ही लोगों को भर्ती होना पड़ रहा है। लेकिन बढ़ती संक्रमण दर अब सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। 24 घंटों में 16,299 केस, संक्रमण दर 15% के करीब पहुंचे। कुल केसों की संख्या 4,42,00,000, एक्टिव केस 1,24,000, 207 करोड़ वैक्सीनेशन, 5.27 लाख मौतें। देश में पिछले हफ्ते से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली और यूपी में दर्ज हुए मामलों की संख्या 2 से 3 गुना ज्यादा है। ताज़ा मामलों को देखते हुए कोरोना के फिर बढ़ने की आशंका है। इस बात का डर है कि कोरोना की लहर फिर लोगों को घरों में न कैद कर दे। पिछले 180 महीनों में सबसे ज्यादा केस दर्ज। 24 घंटों में आए 2,146 नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 8,000 के पार। कोरोना संक्रमण दर 15% के करीब पहुंचे। पिछले 6.5 महीने हाईएस्ट लेवल है। देश में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। रोजाना आते मामले डरा रहे हैं। दूसरी और तीसरी लहर के मंजर की याद दिला रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना मजबूत हुआ है। कोरोना की लहरों में जहां लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कहीं वैसी स्थिति दोबारा तो नहीं आने वाली है। इसके लिए हम कितने तैयार हैं? लेकिन दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन दिल्ली में मौत के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। 10 अगस्त 2,146 नए केस, 12.67% संक्रमण दर, कुल 8 मौतें हुई। 9 अगस्त 2,495 नए केस, 15.41% संक्रमण दर, कुल 7 मौतें हुई। 8 अगस्त 3,795 नए केस, 17.07% संक्रमण दर, कुल 6 मौतें हुई। 7 अगस्त 2,423 नए केस, 14.97% संक्रमण दर, कुल 2 मौतें हुई। 6 अगस्त 2,311 नए मामले, 13.84% संक्रमण दर, कुल 1 मौत हुई। 5 अगस्त 2,419 नए मामले, 12.95% संक्रमण दर, कुल 2 मौतें हुई। 4 अगस्त 2,202 नए मामले,
11.84% संक्रमण दर, कुल 4 मौतें हुई। 3 अगस्त 2073 नए केस, 11.64% संक्रमण दर, कुल 5 मौतें हुई। 1 अगस्त 822 नए केस, 11.41% संक्रमण दर, कुल 2 मौतें हुई। अगर हम पिछले 1 महीने से देखें, जब से सीजन चेंज हुआ है, तब से कोविड इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा है। अगर हम पेशेंट्स की बात करें, ऑलमोस्ट हर 3rd पेशेंट जिसमें वायरल इन्फेक्शन है, चांसेस हैं उनमें कोविड होगा। काफ़ी लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले 1 महीने में जब से सीजन चेंज हुआ है, कई अदर तरह के वायरस मिले हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा मिला है, हैंड फुट माउथ डिजीज मिला है, या नॉन स्पेसिफिक वायरस। तो प्रेजेंटली वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा राइज में है इंडिया में, और स्पेशली दिल्ली में। दिल्ली में फिर सताने लगा कोरोना का डर। दिल्ली में बीते 1 हफ्ते में करीब प्रतिदिन 2000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों को फिर एक बार कोरोना का डर सताने लगा है। सभी से मास्क लगाने को कहा गया। सरकार ने डोर टू डोर अभियान के बाद राजधानी में वैक्सीनेशन की गति को और बढ़ाने की दिशा में ये कदम उठाया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ते उतार चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मास्क लगाने के लिए भी कहा गया है। इतना ही नहीं, मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया। अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वाले की खैर नहीं है। कोरोना के मामले जिस तरह से देश में बढ़ रहे हैं, उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकार फिर सजग हो गए हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है, अगर इस वायरस से जीतना है तो इसका तरीका एक ही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चीन ताइवान में तनाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ते तनाव में ड्रैगन ने ताइवान को धमकी देते हुए कह दिया कि ताइवान शांतिपूर्ण तरीके से मिल जाए तो ठीक है। चीन ताइवान का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। और इतना ही नहीं, चीन ने इस पूरे मामले में व्हाइट पेपर भी जारी कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिनपिंग सरकार ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकती है। एक तरफ चीन चाल चल रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान भी चीन को करारा जवाब दे रहा है। और ताइवान ने साफ कह दिया कि ताइवान की जनता ही इस बात का फैसला करेगी चीन को कैसे जवाब दिया जाए। चीन की धमकी के बाद आत्मरक्षा के लिए ताइवान ने लाइव मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी। ताइवान और चीन में बढ़ा तनाव। ताइवान पर चीन का श्वेत पत्र जारी। नहीं माने तो ताइवान पर करेंगे कब्जा। ताइवान ने कहा जनता करेगी फैसला। ताइवान ने शुरू किया मिलिट्री अभ्यास। अमेरिकी सीनेट के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा पर भड़का चीन हर रोज ताइवान को आंखें दिखा रहा है। अब एक बार फिर चीन ने ताइवान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो ताइवान को बलपूर्वक अपने कब्जे में कर लेगा। चीन इतने पर ही नहीं रुका, उसने ताइवान को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें ये बात कही गई। दरअसल एक दशक पहले यानी 2012 शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद पहली बार चीन ने ताइवान पर श्वेत पत्र जारी किया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने ताइवान पर श्वेत पत्र जारी किया है। आइए आपको बताते हैं कि चीन ने कब कब ताइवान के खिलाफ चालबाजी वाला श्वेत पत्र जारी किया। चीन के कितने श्वेत पत्र। चीन ने ताइवान को लेकर बरसों से जारी अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। बीजिंग ने कहा है कि वह ताइवान में अपने सैनिकों या प्रशासकों को भेजने के वादों को तोड़ रहा है, क्योंकि चीन ने आधिकारिक श्वेत पत्र जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को पहले की तुलना में अब कम स्वायत्तता देने के मूड में है। लिहाजा चीन एक बार फिर ताइवान के खिलाफ श्वेत पत्र जारी कर रहा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी चीन 2 बार श्वेत पत्र जारी कर चुका है। यानी कुल मिलाकर ताइवान के खिलाफ कुल तीसरी बार चीन श्वेत पत्र जारी कर चुका है। पहला श्वेत पत्र 1993। पहले श्वेत पत्र में ताइवान समस्या और चीन एकीकरण पर जोर दिया।
दूसरा श्वेत पत्र। साल 2020 के श्वेत पत्र में वन चाइना पॉलिसी और ताइवान यूनिफिकेशन पर बल दिया। तीसरा श्वेत पत्र 10 अगस्त 2022 को चीन ने जारी किया। इस श्वेत पत्र का नाम द ताइवान कन्वेंशन एंड चाइनाज रिफिकेशन इन द न्यूरो एरा रखा गया है। इसमें शांतिपूर्ण पुनः मिलाप की मांग करेगा, लेकिन बल के प्रयोग से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, चीन ने कहा कि हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इससे स्टेट काउंसिल ऑफ चीन यानी चीनी कैबिनेट के ताइवान मामलों के दफ्तर और उससे सूचना विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही कहा गया कि हम सख्त कदम उठाने के लिए तभी मजबूर होंगे जब अलगाववादी तत्व या बाहरी ताकतें कभी हमारी लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे। दरअसल इन श्वेत पत्रों का मकसद साफ है। ताइवान को यह आश्वासन देना है कि वह चीन में मिलने के बाद भी अपनी स्वायत्तता को माने। हालांकि नए श्वेत पत्र में इस तरह का कोई भी ऑफर नहीं दिया गया है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्तावित किया था कि ताइवान एक देश दो सिस्टम मॉडल के तहत अपने शासन को चला सकता है। चीन का दावा है कि इसी फॉर्मूले के तहत पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग भी 1997 में चीन में शामिल किया था। शांति की बात और सैन्य विकल्प की धमकी। भले ही चीन रीयूनिफिकेशन की बात कर रहा है, लेकिन इससे नया युग आमतौर पर शी जिनपिंग के शासन से जुड़ा एक शब्द है। इस साल के आखिर में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है। इसे देखते हुए शी जिनपिंग अपनी अकड़ मजबूत बनाने के लिए श्वेत पत्र में जारी किया और एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है। पहली पार्टी में मजबूत पकड़ और दूसरा ये कि बीच बीच में ऐसी खबर आती है कि जिनपिंग की सेहत ठीक नहीं है। लिहाजा चीन ने ताइवान पर आक्रामक रुख दिखाकर अपने देश को यह संदेश देना चाहता है कि तीसरे कार्यकाल के लिए वो तैयार है। इसलिए तीसरे श्वेत पत्र में चीन ने ताइवान के खिलाफ आग उगली है। जिनपिंग की दोहरी चाल। चीन ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग को नहीं छोड़ेगा। हम सभी जरूरी उपाय का विकल्प सुरक्षित रखते हैं। हालात माकूल नहीं होने पर बल का प्रयोग अंतिम उपाय होगा। ताइवान हमारी रेड लाइन को पार करता है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताइवान में किसी भी विदेश हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने देश को विभाजित करने के किसी भी प्रयास को विफल करेंगे। नेशनल यूनिफिकेशन के लिए एक शक्तिशाली ताकत के रूप में अलायंस करेंगे। ताइवान ने प्रस्ताव को किया खारिज। ताइवान से सभी प्रमुख राजनीतिक दल शुरू से ही चीन की वन कंट्री टू सिस्टम वाले प्रस्ताव को खारिज करते आए हैं। ताइवान में हुए जनमत संग्रह में भी इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिला। ताइवान की सरकार का कहना है कि केवल आइसलैंड के लोग ही अपना भविष्य तय कर सकते हैं। ताइवान ने इससे पहले भी साफ तौर पर चीन को 2000 के श्वेत पत्र में कहा गया था कि किसी भी मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है, बशर्ते वह चीन को स्वीकार कर ले और वादा करे कि स्वतंत्रता का राग नहीं अलापेगा। हालांकि नए श्वेत पत्र में ऐसा कोई ऑफर नहीं किया गया है। इस नए ऑफर पर ताइवान ने साफ कहा है कि 2.3 करोड़ लोग इस पर फैसला करेंगे। ताइवान ने शुरू किया युद्धाभ्यास। ड्रैगन के गीदड़ भक्ति को ताइवान ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि पीएलए ने ताइवान जल डमरू मध्य में 4 से 7 अगस्त तक सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान चीन ने जमकर मिसाइलें दागी। युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद भी चीन ताइवान के आसपास अभ्यास जारी रखे हुए है। इस बीच श्वेत पत्र जारी करके चीन ने तनाव को बढ़ाने में आग में घी डालने जैसा काम किया है। इसे देखते हुए ताइवान ने लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दिया है। ताइवान का ये मिलिट्री ड्रिल शुरू दक्षिणी प्रांत पिंगटुंग में चल रहा है। इसमें ताइवान के सैकड़ों जवान शामिल हैं। ताइवान का इस ड्रिल के बारे में कहना है इसका मकसद सेना में कोऑर्डिनेशन को देखना है। बहरहाल ताइवान अपने मिलिट्री ड्रिल के बारे में जो कहे, लेकिन एक बात तो साफ है, चीन की धमकियों के मद्देनजर ताइवान की तैयारी जोरों पर है और इसमें अमेरिका का भी साथ मिल रहा है। ऐसे चीन के लिए ताइवान का मसला कहीं गले की फांस ना बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।